हेलो माय सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक आप 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये चौथा मॉडल पेपर है जहां पर इसको मॉक टेस्ट के नाम से और एप्लीकेशन के अंदर हमने आपके लगभग 25 मॉक टेस्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। और जिस किसी ने भी ये 25 मॉक टेस्ट दे दिए हैं अब तक, तो निश्चित तौर पे आप जो कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हाल फिलहाल आपका राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का आपका एग्जाम होने वाला है, निश्चित तौर पे आपको उसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी। इसमें मैंने सभी जितने भी वेरिएशंस उन सारे वेरिएशंस को मिलाकर जो आपके मॉडल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर जो है तैयार किए हैं। वीडियो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन में जाकर पेपर दे दिया है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखने में आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आपने रियल टाइम में रियल प्रेशर के साथ जो है आपने एग्जाम दिया है। तो अगर किसी ने नहीं दिया तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, एग्जाम जरूर दें। और जिन्होंने दे लिया है तो आज हम लोग जो है इस वीडियो सॉल्यूशन को प्रारंभ करते हैं। तो आइए बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 4 यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 4 है। और मॉक टेस्ट 4 के अंदर अगेन फिर से 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। जहां कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी मैं आपको निश्चित तौर पर उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दूंगा। एक एक करके बात करते हैं। चलिए आइए शुरुआत कर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले लिखा द डॉक्यूमेंट्स विच वी सॉरी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ना। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑफ द न्यू आईएसएस, यानी कि इनमें से आप आईएसएस को जानते हैं, दैट इज नॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है कि ऐसा कौन सा केस है, यानी कि कौन सी परिस्थिति है जहां पर आपको नए आईएसएस की रिक्वायरमेंट होती है। आईएसएस और आईएसबीएन दोनों आप लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किताब है तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आएगा, और बुक नंबर आपका 13 डिजिट का आएगा। पहले 10 का होता था, आज की डेट में 13 है, और 5 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 5 टुकड़ों में, एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। ऐसे अगर आईएसएसएन की बात करते हैं तो आईएसएसएन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन वो 8 डिजिट का नंबर है, किसी भी सीरियल को दिया था। लेकिन नया आईएसएसएन लेने की आवश्यकता कब पड़ती है, तो यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा गया और आप में से लोगों ने उत्तर दिया था। देखिए यहाँ पर कि अगर पब्लिशर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको नया आईएसएसएन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिकेशन का मीडियम और टाइटल चेंज हो जाए तो यहाँ पर आपको नए आईएसएसएन की जरूरत होगी। अगर लोकेशन चेंज हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर किसी एडिटोरियल पॉलिसी में चेंज होता है, यानी कि केवल एक ही सूरत है, और कब है, जब पब्लिकेशन के मीडियम और टाइटल में, यानी कि पब्लिकेशन का मीडियम जैसे इंग्लिश में था, अब हिंदी में भी आने लगा, किसी और लैंग्वेज में भी आपको होता है, आपको एक नया आईएसएसएन लेना पड़ेगा ताकि लैंग्वेज डिफरेंशिएट होगा, या उसका जो भी आपका पब्लिकेशन उसका अगर टाइटल चेंज हो गया तब उस सूरत में भी आपको जो है नया आईएसएसएन लेना होगा। तो भारत में कहाँ पर है आईएसएसएन का जो हेड ऑफिस है, वो आपका दिल्ली के अंदर है आपका, दैट इज नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ दिल्ली है। तो वहाँ पर आईएसएसएन है। 1985 के बाद से वहाँ पर सेंटर बना, और तब से ही जो है वहाँ पर आईएसएसएन जो है प्रोवाइड की जाती है। खैर ये बात हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, हु रिकमेंडेड टू सेटअप द इन्फ्लिपनेट। इन्फ्लिपनेट को सेटअप करने के लिए इनमें से किसके रिकमेंडेशन, यानी कि कमिटीज बनी है। इन्फ्लिपनेट 1992 में बना, तो बट ऑब्वियसली बात है उससे पहले 1988 के आसपास की बात है। और यहाँ पर कमेटी की बात कर रहे हैं, शुक्ला कमेटी नहीं है आपके यहाँ पर, यादव कमेटी भी नहीं है, और आपका सुरेश सैनी कमेटी भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कौन सी है, तो प्रोफेशनल यशपाल कमेटी बनी थी, और ये एडवाइजरी कमेटी थी। और इन्होंने कहा था कि भारत में यूनिवर्सिटीज को जोड़कर जो है एक विशाल नेटवर्क बनाने की आवश्यकता, ताकि हम लोग रिसोर्सेज संसाधनों को आपस में शेयर कर सकते थे। ये इन्फ्लिपमेंट की स्थापना इसके बाद 92 में, लेकिन अब जो 2013 में तो खैर ये यहाँ पर इन्फोसिटी बिल्डिंग में आ गया है आपका गांधीनगर में। पहले ये अहमदाबाद की जो है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो इसका सेंटर बनाया गया था, आयु का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोफिजिक्स जब बना हुआ है, खगोल शास्त्रों का सेंटर बना, वहाँ पर ही इन्फ्लिपमेंट सेंटर की स्थापना होती है। और फाइनली अब जो है वहाँ पर आ गया। यार इन्फ्लिपनेट की बहुत सारी परियोजनाएं और हम लोग सब बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि इन्फ्लिपनेट को किसकी कौन सी कमेटी की सिफारिश के अधीन बनाया गया था, तो यशपाल कमेटी आप याद कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए इन्फ्लिपनेट के लिए इन सारी यूनिवर्सिटीज को आपस में जोड़ने के लिए, इन सबकी लाइब्रेरीज को आपस में जोड़ने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम सोल है। सोल 1.0 2.0 अब फिलहाल जो है आपका 2021 के अंदर सोल 3.0 भी आपका आ गया। तो ये कई सारी चीजें आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, यानी भारत नहीं सॉरी वर्ल्ड के ना, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट की बात करेंगे। आईएलए 1933 है, यहाँ पर 1933 है, ये ओल्डेस्ट नहीं है। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी 1876 है, ये आपको याद रहेगा, सबसे पुरानी सबसे बड़ी। ए स्लिम ये नहीं है, लेकिन ये 1924 के अंदर बनी थी आपकी ना। और ये इफ्ला है, ये आपका 1927 है, ठीक है। तो 1927, हालांकि इफ्ला सबसे बड़ी है ना, ये तो फेडरेशन है, लेकिन यहाँ पर पूछा ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये
इफ्ला जो है वो लार्जेस्ट में तो आती है, लेकिन ये फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब ये कि ये संघों का संघ है, फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, ये भी संघों का एक संघ है, मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन इसके अंदर मेंबर्स है। अभी तक देखें तो इफ्ला के अंदर लगभग 1550 से 1600 मेंबर, जिसके अंदर 250 से 300 इंडिविजुअल मेंबर्स है, और उसके अलावा बाकी जो है इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स जो है उसके इफ्ला के अंदर है। तो इफ्ला बट ऑब्वियसली बात संघों का संघ है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एसोसिएशन, तो फिर वहां पर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आएगा, तो वहां पर 1876 आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको 1876 ये आपको याद रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। और द डॉक्यूमेंट विच बिकम वैल्यूलेस आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि थोड़े समय बाद जो है दैट इज द कहते हैं वैल्यूलेस, यानी कि जिनका उपयोग खत्म होता है, उपयोगहीन होते हैं, यानी कि मूल्यहीन हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट थोड़े समय के बाद। तो ग्रे मटेरियल नहीं है यहाँ पर, रेफरेंस मटेरियल भी नहीं है, और यहाँ पर बुक बैंक मटेरियल में। इसके लिए आपको जानना है दैट इज द इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मटेरियल जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक समय के साथ जो है मूल्यहीन हो जाता है, और इसे लाइब्रेरी में रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो क्योंकि होता है ना, कई सारी चीज़ें पुराने हैं ना, उसके नई चीज़ें आ जाएगी तो वो पुराना किसी काम, लेकिन फिर भी रखने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी जैसे रंगनाथन ने इसको एलिन कहा है ना, अपूपा प्रिंसिपल पढ़ा ना हमने, APUP है, अपूपा के अंदर है, एलिन है, अमरल है, पी नंबर। तो एलिन वो है जो कि मूल्यहीन है, लेकिन उसको फिर भी लाइब्रेरी में रखा जाता है जब कभी भी आवश्यकता हो जाए उसकी। तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रखते हैं किसी न किसी प्रकार के रेफरेंसिंग के लिए, या कई रिसर्च स्कॉलर्स को आवश्यकता होती है तो हम लोग रखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है ना, बहुत ऐसे तो न्यूज़पेपर को तो खैर मूल्यवान ही है ना, पुराना जितना पुराना न्यूज़पेपर मूल्यवान ही होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखिए, एक समय के साथ जब बहुत पुरानी चीज़ भी चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, वो आपके पास रहेगी, तो रखना जरूरी। सो दैट इज एम्फेरल मटेरियल जो है उसको हम लोग कहते हैं। ये शब्द है आपका। नेक्स्ट अगला सवाल आपका, वीडियो स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म एंड दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट टू द कंप्यूटर। अगर वीडियो है जो डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में, है ना, और ये MP3 प्लेयर के अंदर भी चला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अगर ऑडियो होता है तो पॉडकास्ट कहते हैं, तो वीडियो है तो वॉडकास्ट है, RFID नहीं है और वाईफाई भी नहीं। तो ये इसका आंसर अगर आपने वॉडकास्ट लिखा है तो आपका सही है ना। तो आप जैसे पॉडकास्ट होता है ना, वैसे वॉडकास्ट भी होता है, तो वीडियो फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट बारकोड जनरल यूज। बारकोड जो है किस तकनीक को यूज करते हैं? बारकोड आपने देखा होगा, बारकोड में बारकोड ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर। आपने कई बार शॉपिंग मॉल में गए होंगे आप, है ना, यहाँ पर लाइब्रेरीज के अंदर भी आपने देखा होगा जहाँ पर, तो वो एक हैंडलर होता है जिससे उसको रीड किया जाता है बारकोड को। तो बारकोड की बात यहाँ पर कही जा रही है कि बारकोड को अगर देखें तो उसको रीड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग काम में लेते हैं, तो उस लेजर टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इट इज सिंपली दैट इज नॉट द, इट्स नॉट द रेडियो वेव, इट्स लेजर टेक्निक है ना। तो लेजर का भी पूरा नाम होता है लाइट एम्पलीफिकेशन एस्टिम्युलेशन और इमिशन ऑफ द रेडिएशन होता है। RFID नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है। तो ये लेजर टेक्निक अगर आपने किया इस सवाल के उत्तर में तो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वेब इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड बट द कंटेंट आर नॉट डिस्कवरेबल इजिली, यानी कि वो कौन सा पार्ट है जिसके डिस्कवरेबल, यानी कि वेब का वो हिस्सा जो कि डिस्कवरेबल नहीं है। तो वेब आपको मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, 3 तरह का वेब होता है आपका। एक जिसको हम कहते हैं यहाँ पर इट इज सरफेस, सरफेस वेब होता है जो कि 4% ही होता है ना, और 96% जो है वो क्या है आपका? पहले तो है आपका डीप है, आपका डीप वेब है, ठीक है, और एक आपका है डार्क है। तो डीप एंड डार्क वेब कहते हैं, और इसको बेसिकली इन दोनों के लिए एक शब्द आता है दैट इज हिडन। क्या कहते हैं? हिडन वेब, यानी कि मैंने को पहले ये डीप, ये सरफेस वेब है, सरफेस 4%, यानी कि आपको जो गूगल या कोई सर्च इंजन आपको जो ढूंढ पा रहा है वो केवल 4% ढूंढ रहा है, और 96% वो सतह के नीचे है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ाई भी था, डीप एंड डार्क वेब आपका। सवाल पूछा यहाँ पर सरफेस कौन सा नॉट डिस्कवरेबल, सरफेस को तो हम देख सकते हैं, ठीक है। सिमेंटिक वेब, ये सॉफ्ट वेब नहीं है, वो आपका क्या है आपको, दैट इज हिडन वेब। और हिडन वेब के भी 2 नाम है, दैट इज नाम क्या है? डीप एंड डार्क वेब। तो अभी वर्तमान में डीप एंड डार्क वेब है आपका, सारी चीजें जहां तक जो है नॉर्मली इजीली नहीं पहुंचा जाता, जिसके पास एक्सेस के राइट्स हैं वही वहां तक पहुंच सकता है। तो उसको डीप डार्क भी कहते हैं और उसको हिडन वेब कहते हैं, जो कि हमारी पहुंच से बाहर है, ठीक है, या नॉर्मली सर्च इंजन की पहुंच से बाहर है। 2 सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपन सोर्स, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। विशेषताएं क्या है? खास बात कि फ्री कॉपीराइट एंड द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है लेकिन कॉपीराइट तो उसके अंदर फ्री नहीं होता, पब्लिक एक्सेस तो ओपन नहीं है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। और ओपन सोर्स, ये बात सही है आपका, ओपन सोर्स यानी कि आप उसको इजीली आप उसके कोड में चेंज भी कर सकते हैं, और फ्री लाइसेंस नहीं है ना। तो फ्री लाइसेंस नो IP ऐसा नहीं। तो
फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स को, आपको ओपन सोर्स इजीली मिल जाएगा, और साथ ही में आप उसके कोड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोड में आप जिस किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहें आप इजीली उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। और दिस इज द क्वेश्चन, स्पीड एंड द एक्यूरेसी इज इम्पोज्ड बाय डैश लॉ ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी की बात, गति और सटीकता की बात जो है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फास्ट यानी कि स्पीड का मतलब किससे होता है? स्पीड का मतलब होता है टाइम से। कैसे कनेक्शन बिठाएंगे आप? स्पीड का मतलब किससे? टाइम से। और टाइम की बात कौन से लॉ में की गई है? तो जिस लॉ में की गई है टाइम की आप बात से, तो ये फर्स्ट लॉ में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ये टाइम की बात का। तो टाइम, चौथा सूत्र क्या था? सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि पाठक के समय को बचाना है। तो ये तो बात रंगनाथ ने कही चौथा सूत्र के रूप में, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है 2015 14-15 में जब OCLC ने को वापस से रीअरेंजमेंट किया है ना, तो इसी सूत्र को क्या कर दिया, ये चौथा सूत्र था, ये कौन सा? फोर्थ लॉ। इस फोर्थ लॉ को आप क्या कर दिया, OCLC ने इसको फर्स्ट कर दिया। कहाँ पहुंचा दिया इसको? फर्स्ट लॉ। तो इसका ऑर्डर रीअरेंजिंग किया, यानी कि पहले आपका अभी क्या था? 42135, ठीक है, तो ये ऑर्डर बना दिया OCLC ने। इसमें 2 तो 2 की जगह ये, 5 व 5 की जगह, तो चौथे को पहले कर दिया, पहले को तीसरे पे कर दिया, और तीसरे को कहाँ भेज दिया? चौथे भेज दिया। तो ये OCLC का ऑर्डर है, तो याद कर लीजिएगा। मैं पहले ही बता दूंगा, इसके ऊपर भी सवाल आपका बन सकता है या बन चुका है पहले भी। ठीक, लिखा है वेरिएंट टू द सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस के सेकंड लॉ का वेरिएंट पूछा है। वेरिएंट का मतलब है इसका दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सेकंड लॉ का हम लोग किस नाम से? बुक्स फॉर ऑल, है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ आपका कहता है कि एवरी रीडर हिज हर बुक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्येक पाठक को पुस्तक, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, कहते हैं ना। अब प्रत्येक पाठक को पुस्तक कब मिलेगी? जब पुस्तक होगी। पुस्तक कब होगी? जब जो है कई सारी चीजें की जाएंगी, जैसे ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है आपका, है ना, तो जिसके, या फाइनेंस की बात करते हैं, या हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सूत्र है लगभग ये भी पूछा था कितना बड़ा सूत्र है? तो 224 पेजेस का, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया था किसी एग्जाम में। दूसरी बात कि इस सूत्र को किस और नाम से आते हैं? तो एवरी रीडर हिज हर बुक, या बुक्स फॉर ऑल। ऑल का मतलब यही है। ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब ये है कि प्रत्येक, ऑल मतलब सभी के लिए। सब कौन है? तो सारे रीडर्स हैं, यूजर्स हैं, तो उन सभी को पुस्तकें मिले, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फीड सर्विस प्रोवाइड बाय द इन्फ्लुएंट इज रिलेटेड। इनफीड एक सर्विस है जो कि इन्फ्लुएंट द्वारा प्रदान की जाती है। किससे संबंधित है? तो ये आपका है, ये ऑफ कैंपस एक्सेस टू द ई रिसोर्स। अगर आपने ये किया था, यानी कि आप जितने भी ई रिसोर्सेज है तो आप, है ना, ऑफ कैंपस भी यूज कर सकते हैं। आप समझ, जैसे नॉर्मली होता है कि ये इनफीड एक ऐसी सर्विस बनेगी जिसके अंदर आपको आईडीज ये डाल के, और आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को कैंपस के बाहर भी, जो ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल है, तो इनफीड के जरिए आप चीज़ों को ऑफ कैंपस एक्सेस भी कर सकते हैं। मैंने जो इन्फ्लुएंट की क्लास है वहाँ पर डिटेल में आपको बताया इसके अंदर सारी चीज़ें। और मैंने हर बार, जैसे कि नॉर्मली इन्फ्लुएंट के क्लासेस ऐसी होती है, जैसे पहले एक ज़माना था हम पढ़ते थे 10-11 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते थे, फिर 15-16 हो गया, 17-18 हो गया, अभी फिलहाल लेटेस्ट वाली क्लास 20-22 अलग अलग परियोजनाओं की बात। पहले तो जब भी इन्फ्लुएंट पढ़ते थे, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, इनकी बात करके इन्फ्लुएंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आज इन्फ्लुएंट की लगातार कई सारी परियोजनाएं जो है बढ़ती जा रही है। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, इन्फ्लुएंट की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आपको इनफिट का जो सवाल है, इसमें इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना सा है कि आप ऑफ कैंपस भी जो है आप इन चीज़ों को, या इन्फ्लुएंट की, या बहुत सारी सर्विसेज सेवाएं जिनको आप काम में ले सकते हैं, तो इनफिट उसी का एक पार्ट है, उसी का एक तरीका है जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज, ये मैंने आपका ना एक्ट के 4 वेरिएशन मैंने आपको बताया है। हर तरीके के सवाल है, और हर टेस्ट में मैंने आपको सवाल डाला भी है। एक्ट का 1 या 2 क्वेश्चन डाले मैंने। एक्ट के ऊपर पहली चीज़ है कि कितने राज्यों में है। कहाँ से देखेंगे? तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं, या आप rrrlf.gov.in, फिर से बता रहा हूँ आपको, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी सिनेरियो लिखा हुआ उसके अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट मिलेगा, क्लिक कीजिएगा।
जिन जिन राज्यों में, भारत के समस्त राज्य जिसमें है, जिसमें नहीं, सबकी लिस्ट वहां पर दे रखी है। जिन राज्यों में नहीं है वहां पर क्या स्थिति, क्या चल रहा है, और जिन राज्यों में हो चुका है वहां कब डेट, किस डेट से क्या लागू है, उसके अंदर लाइब्रेरी शेष है नहीं है, वो समझ जानकारी आपको दे रखी है। उसकी एक टेबल भी मैंने आपको दे रखी है जिसके जरिए आप देख सकते हैं। एक सवाल कम से कम, पहला चीज तो ये है कि 4 ईयर दे देंगे, 4 आपको मैच करना होगा कौन से साल में किसका है, या 4 ऐसे राज्यों के नाम देंगे, इसको कहा जाएगा आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए, या फाइनली आपसे किसी एक साल में ईयर में पूछ लीजिए, अभी पूछा ना कौन से साल में, या कर्नाटका का कौन से ईयर में हुआ है, तो यहाँ पर कर्नाटका का, अब देखिए यहाँ पर कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी कर्नाटका पूछा है ना, दैट इज व्हाट 1965 है ना, तो ये आप ऐसे भी कर लेंगे और वैसे भी हो जाएगा आपका ना, तो ये 65 पूछ लेते तो कर्नाटका इसका आंसर होता। तो एक सवाल आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासेस द डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरी, डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर कब आया? तो 1954, ये 1954 पब्लिक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 का, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया इसमें 1956 हो गया था, 1956 अमेंडमेंट, ठीक है ना, इसको अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि दोहरान हुआ इसके अंदर। लेकिन कभी आपसे पूछा गया कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया, तो 54 ही इसका आंसर आएगा। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है ये बात भी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पब्लिशर्स, उनको अपने पब्लिकेशन जो आप पब्लिश करते हैं, जो किताबें प्रिंट करते हैं, छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, हर प्रकाशक को जो है ये डिलीवरी बुक एक्ट के अंतर्गत है कि अपने प्रकाशन की अवधि के मात्र 30 दिन के अंदर अंदर आपको 4 कॉपीज जो हैं वो कहाँ भेजनी है? आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो एक ही कॉपी अपने पास रखेगी और बाकी की 3 अलग अलग 3 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पर उनको भेजना जरूरी है। डिलीवरी बुक एक्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारे डिटेल दिए आपको। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर इतना है कि 1954 आपको लिखना है, वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन द ईयर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर सितंबर 1933, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को याद होगा, है ना। सितंबर 1933 जो है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड। नेक्स्ट, द थर्ड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस अलाउज, लाइब्रेरी साइंस का थर्ड लॉ अलाउ करता है डैश टू द रीडर्स। तो क्या देता है आपको थर्ड लॉ? थर्ड लॉ आपको देता रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस तो किसी लॉ में वैसे भी नहीं है ना। ओपन एक्सेस जरूर है आपका, लिमिटेड एक्सेस नहीं है आपका, है ना, और नहीं आपका क्लोज एक्सेस है। तो ओपन एक्सेस वाली बात जो है वो, हालांकि कभी आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल आया कि हु इज द पायोनियर ऑफ द ओपन एक्सेस सिस्टम इन द लाइब्रेरी, तो फिर वहाँ पर आप जेडी ब्राउन लिखेंगे, क्योंकि जेडी ब्राउन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ओपन एक्सेस सिस्टम को सबसे पहले लागू करने की सिफारिश की थी, और उनके ज़माने से ही ओपन एक्सेस सिस्टम चालू होता। हालांकि रंगनाथन ने थर्ड लॉ के अंदर जो है इसकी एडवोकेसी करी, मतलब इसकी सराहना करी, और इस चीज़ के ऊपर बल दिया कि जितने भी यूजर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए? ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनबी एंड द बीएनबी आर द एग्जांपल ऑफ डैश बिब्लियोग्राफी। आईएनबी और बीएनबी किस तरह की बिब्लियोग्राफीज के एग्जांपल हैं? दे आर नॉट द ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ना यूनिवर्सल ना सिस्टमेटिक। ये दोनों ही क्या है आपकी नेशनल बिब्लियोग्राफी है ना। तो आपको अगर बीएनबी की बात करेंगे, बीएनबी पहले है 1950 से वीकली फ्रिक्वेंसी के साथ पब्लिश की जाती है, और आईएनबी की बात करेंगे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो ये 1958 15 अगस्त 1958 से इसका प्रकाशन हो रहा है। ये आपके दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की बिब्लियोग्राफीज हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल, है ना। तो भारत नहीं, विश्व के प्रथम पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय के संस्थापक कौन है, यानी कि हु स्टार्टेड द एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात करेंगे तो सीए कटर नहीं है, शेयर्स भी नहीं है, रिचर्डसन भी नहीं है, मेलविल डेवी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोलंबिया कॉलेज के अंदर उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, तो 1887 के अंदर जो है ये स्टार्ट करा था। तो 1887 है, कौन सा कॉलेज है आपका? कोलंबिया कॉलेज है ना। कोलंबिया कॉलेज के अंदर जो है सबसे पहली बार ये उन्होंने, है ना, तो जो एजुकेशन स्टार्ट करे थे, द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इस नाम से स्टार्ट किया था। और मेरा डिटेल वीडियो है जिसका नाम है आपका दैट इज द लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर इसकी और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट है। अच्छा चलिए, तो वो बात हो गई। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? तो इंडिया के अंदर आपको 1911 के अंदर स्टार्ट हुई, और WA है, तो पूरा नाम बॉर्डन नहीं, बड़ौदा है, तो बॉर्डन को बुलाया था और बॉर्डन के साथ स्टार्ट हुई थी ना, तो मद्रास नहीं या नहीं बॉम्बे है, दिस इज व्हाट बड़ौदा। शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने
WA बॉर्डन को बुलाया था, आमंत्रित किया था, और उसके बाद से 1911 के अंदर जो है ये एजुकेशन स्टार्ट, तो बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा राज्य में सबसे पहले स्टार्ट की गई। क्लियर? तो ये आपने अगर आंसर लिखा है बड़ौदा, तो यहाँ पर आपका ये आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइब्रेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, लिखा, फोस्टरिंग द डैश डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि पुस्तकालय इन छात्रों के डैश विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण। तो कौन सी आपको लाइब्रेरी फिजिकल ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहा है, नहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, और नहीं साइकोलॉजिकल, ये आपका इंटेलेक्चुअल कौन सी ग्रोथ है आपकी, तो आप लाइब्रेरी आपकी क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास की ओर जो है ध्यान दे रहा है। तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है आपकी लाइब्रेरीज के जरिए ज़्यादा होती है, भाई बौद्धिक विकास ही होगा आपका, तो बुद्धि से संबंधित। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रेनिंग फॉर द लाइब्रेरी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड, भारत में पहली बार लाइब्रेरीज की सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कहाँ स्टार्ट हुई है ना, या किसके द्वारा स्टार्ट किए थे? W बॉर्डन, A D डिकिंसन, के मसदुल्ला खान, और आपका S रंगनाथन। तो ये आपको बताना है। तो एजुकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, आपको बात किसकी बात हो रही है इसके अंदर, यहाँ पर जो बात हो रही है इट इज़ अबाउट द ट्रेनिंग। जिन्होंने भी आंसर इसका बॉर्डर लिखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखिए पहले ही, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुई थी ट्रेनिंग 1911 के अंदर, एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने बॉर्डन को ट्रेनिंग के लिए ही स्पेशली बुलाया था। तो बॉर्डन आपका जो आंसर लिखा वो आपका सही है, परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, चौथा सूत्र जो है इसके ऊपर है। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात तो सूत्र में नहीं की गई है, ना ही रिसोर्स शेयरिंग की बात की गई है, और ना ही लाइब्रेरी स्टाफ की बात की गई है। लेकिन चौथा सूत्र किसके ऊपर जोर देता है? क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, क्योंकि चौथा सूत्र कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक का समय बचा रहा। तो लाइब्रेरी के अंदर समय कब बचेगा? जब चीज़ें व्यवस्थित होगी। तो व्यवस्था करने के लिए ही हम लोग क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर जोर देते हैं। क्लासिफिकेशन से आप लाइब्रेरी के समस्त मटेरियल को आप अरेंज कर देंगे, और कैटलॉगिंग के जरिए उसको पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे तो उसको वापस से रिट्राइव कर पाएंगे, और रिट्राइव करने के लिए आपको समय उसके अंदर कम लगेगा। तो दोनों ही एक्टिविटीज जो है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग मिलकर यूजर का, पाठक का, लाइब्रेरी का, स्टाफ का, सभी का समय बचा। यहाँ पर आपको क्या आएगा? क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ही चौथे सूत्र के अंदर बात। तो क्लास नंबर फॉर द जियो पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है W, जियो पॉलिटिक्स का क्लास नंबर क्या दे रखा है? W दे रखा है, 0 दे रखा है, G दे रखा है, और U दे रखा है। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल साइंस है आपका, और ये ज्योग्राफी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सो विच टाइप ऑफ द फेज रिलेशन पूछा गया, तो फेज रिलेशन जी से आता है। यहाँ पर हम करते हैं ना, फर्स्ट में ए बी क्या आता है आपका, ABCD क्या आएगा? जी आएगा। जी क्या है? ये आपका इन्फ्लुएंस है, INFULE, यानी कि क्या होता है? यहाँ पर होता है किसी चीज़ का किसी के ऊपर क्या प्रभाव, क्या कहता है ये? प्रभाव। तो बायसनेस नहीं, बायसनेस में झुका होता है, प्रभाव। तो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसिंग, तो कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन तो C होता है। इन्फ्लुएंसिंग में G आएगा, डिफरेंस में D आएगा, और बायसनेस में क्या आएगा? B आएगा। तो जब नंबर में G दे रखा आपको, तो G से आपको पता चल रहा है कि आंसर जो आपका क्या आएगा आपका, दैट इज नोन एज G आएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको निकालना ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से विषम को पहचानिए, कौन सा विषम है? तो ये फैसेट सीक्वेंस का फॉर्मूला, वॉल पिक्चर हो गया आपका, होल ऑर्गन हो गया, और काउ का प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पर ऑड वन क्या निकलेगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है ये आपका। ये बाकी के जो फॉर्मूला ना, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ क्या आपका फैसेट, ये प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस है। लेकिन फैसेट सीक्वेंस में यहाँ पर ये नहीं है, इसकी जगह एक और है ना, तो एक्टर, एक्टेंड, एक्शन टूल प्रिंसिपल जो आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा। ये ऑस्मोसिस वाला जो है ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू अपूपा प्रिंसिपल विच टाइप ऑफ द कलेक्शन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इज मोस्ट नीडेड एंड, है ना। तो अपूपा का मतलब ऐसा बना लीजिएगा आप, है ना। अपूपा ये आपको याद रहेगा, ठीक है। हमेशा जब क्लास में बात करें, हमने ये कर रहे हैं ना, अपूपा ये A, फिर P, फिर ये U, फिर P और A। तो ये आपका A है, P है, ये U है, फिर आपका P है, और A है। सबसे ज़्यादा मोस्ट नीडेड, ठीक है, अगर अम्ब्रल, ठीक है लगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर, अनुसार किस प्रकार संग्रह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? सबसे अधिक आवश्यकता अम्ब्रल की होती है, तो इसलिए हम अम्ब्रल को कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, ठीक है। तो अपूपा याद हो जाएगा आपको इस तरीके से, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6 फॉर मेकिंग द क्लास नंबर ऑफ द सीरियल पब्लिकेशन, ये आपका कॉमन आइसोलेट का क्वेश्चन। आपका सीरियल पब्लिकेशन के लिए आप क्या काम मिलेंगे? सीरियल पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर N आएगा, ठीक है ना।
पीरियडिकल के लिए एम आएगा, फिर आपका के आपको उसके लिए आएगा ना, जनरल है आपके लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए आपको ये आएगा कि आपका डिक्शनरी के लिए आएगा, तो ये सारे ना। तो ये कॉमन आइसोलेट्स वाला चैप्टर आप जरूर देखिएगा। कॉमन आइसोलेट दो तरह के हैं आपका, एक आपका एंटी रीराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, आपका एक पोस्ट रीराइजिंग कॉमन आइसोलेट है। ये बिना किसी सिंबल, ये सिंबल के साथ जुड़ेंगे, ये बिना किसी सिंबल के जुड़ेंगे, और ये अपने आप में फिर 3 है, ये 2 है। कॉमन आइसोलेट उसे कहता है जो किसी भी मेन क्लास के साथ जुड़ जाता है। एक सवाल कॉमन आइसोलेट के ऊपर जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, नेम द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच द टू साइड्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अभी ऐसा लिखा है वर्गीकरण को, सिद्धांत का नाम बताइए। तो 2 चीजें हैं, है ना, यहाँ पर एक ए है और एक बी है, दोनों को बीच अलग नहीं किया जाता, और दोनों को हाइफन लगा के साथ में ही रखा जाता है। तो दोनों को अलग नहीं किया जाता। किसको अलग नहीं कर सकते? काऊ और काफ को, यानी गाय और बछड़े को अलग नहीं कर सकते, उन दोनों को ही साथ में रखना जरूरी है। तो ये काउ का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि गाय और बछड़ा सिद्धांत, जिसमें दोनों को ही हमेशा साथ में रखना होता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ये आपने कर लिया होगा, है ना, और ये जिन्होंने काउ काफ लिखा है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द डीडीसी 19th एडिशन व्हाट नंबर विल बी यूज फॉर द म्यूजिशियन पेंटर की बात कर रहे हैं, तो टेबल की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए टेबल कौन सी है आपका, टेबल 7 है। तो टेबल 7 के अंदर मैंने आपको बताया 2 नंबर है, एक तो ऐसे आइकन के साथ दे रखे हैं आपको, और एक सिंगल नंबर दे रखे हैं ना। लेकिन टेबल 7 में आपको अगर नंबर, ये टेबल 7 का नाम ही पर्सन है, यानी कि व्यक्तियों की टेबल है, ठीक है। अब अगर व्यक्ति किसी मुख्य वर्ग से संबंधित है तो उस मुख्य वर्ग का नंबर ही इस टेबल 7 के अंदर दे रखा है। जैसे मैं अगर किसी की बात करूं, मैं किसी चर्च के किसी फादर की बात करूंगा, मंदिर के पुजारी की बात करूंगा, है ना, मस्जिद के मौलाना की बात करूंगा, तो वो दे आर रिलीजियस पर्सन्स। तो रिलीजियस पर्सन होंगे तो उनका नंबर 2 से, क्योंकि रिलीजन 2 मेन क्लास है। तो यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है, आप देखें यहाँ पर फोटोग्राफर है, पेंटर है, ये आर्टिस्ट लोग है, कला से संबंधित है, कला का नंबर 7 है, तो यहाँ पर क्या है आपको 7 से मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे बात को। अगर ये पॉलिटिशियंस होते हैं तो नंबर 3 से मिलता है, क्योंकि 3 मतलब सोशल साइंस है। क्लास देख लीजिएगा जहां पर मैंने आपको डीडीसी के टेबल्स एक्सप्लेन कर रखी है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका आएगा, म्यूजिशियन पेंटर फोटोग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको नंबर 7 के अंदर इनके नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक्सेस टू द बैक वॉल्यूम्स ऑफ द ई जर्नल्स इज नोन है, यानी कि अगर आप देखें तो लिखा हुआ यहाँ पर पत्रिकाओं के पिछले संस्करण तक पहुंचने को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग परपेचुअल एक्सेस कहते हैं। यानी कि परपेचुअल एक्सेस का मतलब है कि आपको बैक वॉल्यूम्स तक पहुंचना, और उनके बाद ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, नहीं रेट्रोस्पेक्टिव है, और नहीं आपका रैंडम एक्सेस है। परपेचुअल एक्सेस ये शब्द ये पहले नेट के एक पेपर में भी सवाल पूछा गया है, और शायद केवीएस एनवीएस के अंदर भी सवाल आ चुका है। परपेचुअल एक्सेस मैंने 2-3 बार क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया। थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है एक आपके लिए, कि परपेचुअल एक्सेस का मतलब जो बैक वॉल्यूम से, यानी कि जो चीज़ें प्रकाशित होना बंद हो गई है, या हम जिन चीज़ों को ढूंढते हैं लाइब्रेरी में, इस तरह की एक्सेस जो आपकी, वो परपेचुअल एक्सेस कहलाती है। नेक्स्ट मैच करना है फिर से आपको, थ्योरी ऑफ नॉलेज है आपका यहाँ पर, आईएएस 1553, ये इंडियन स्टैंडर्ड है, बहुत फेमस है 1960 के अंदर, एंड इट इज रिलेटेड विद द लाइब्रेरी बिल्डिंग है। तो आप देखें यहाँ पर बी में 3 है, बी में 3 देखें, बी में 3 यहाँ पर है, बी में 3 यहाँ पर है, बी में 3 यहाँ पर है, कोई बात नहीं, एक को अपन कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहे हैं आपका, और थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग ये आपका फर्मिंगटन प्लान कहलाएगा, आपका रिसोर्सेज को शेयर करना। सी में क्या आएगा, सी में 1 आएगा, सी में 1 भी आपका यहाँ पर 2 जगह। अल्टीमेटली वही चीज़ होगी जब आप यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के शाखा का जो नंबर है आपका वो एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ए में क्या आएगा, 4 आएगा। तब ए में 4 जहाँ पर एक ही जगह दे रखा है, हालांकि इससे भी बन सकता था लेकिन वो इतना ईजी नहीं था, इसलिए, ठीक है, तो बना लेंगे। सो दिस इज व्हाट, एंड फाइनली मेटा डेटा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, TEI, ये एलिमेंट है आपका, है ना, ये आपका मेटा डेटा एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन, देखा, कंट्रोवर्सीज अबाउट द वेन्यू ऑफ द टाटा नैनो के वेन्यू। ये सवाल बहुत पुराना है, एक बार, है ना, ये सवाल केवल इसलिए कि अभी इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक ज़माना था जब यहाँ पर ये न्यूज़ से संबंधित है बेसिकली, कि टाटा नैनो का वेन्यू कहाँ रखा जाएगा, है ना, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे देश के अंदर कि इसका प्लांट वेस्ट बंगाल में रखा जाएगा, गुजरात में रखा जाएगा, कहाँ, लाइक दैट, है ना। तो अल्टीमेटली ये कंट्रोवर्सी या इस तरह की न्यूज़ आपको, अगर आपको रेफरेंस सोर्स की बात करें तो कौन सा रेफरेंस सोर्स में आपको इनकी न्यूज़ मिलेगी, वही आपको, है ना। ये न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस तरह की न्यूज़ नहीं मिलती, है ना। अब यहाँ पर या एशियन रिकॉर्डर के अंदर मिलेगी, इंडिया रेफरेंस चैनल मिलेगी, या तो इस तरह की न्यूज़ आपको कहाँ मिल सकती है, आपको यहाँ पर इंडिया रेफरेंस चैनल के अंदर ना। तो ये वार्षिक पुस्तिका आपकी, तो एक साल में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ घटित होती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर से मिल सकती है, और मिलती ईयर बुक के अंदर मिलेगी।
अगला सवाल है, यूजर ओरिएंटेशन है, इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग है आपका, देन उसके बाद ट्रांसलेशन इंडेक्सिंग, आपको इसको मिलाना है। यहाँ पर देयर आर सो मेनी सर्विसेज आपको दे रखा है। तो ट्रांसलेशन सर्विस किसके अंदर आएगी, है ना, तो रेफरेंस सर्विस के अंदर इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, यूजर ओरिएंटेशन, सपोर्टिव सर्विस तो यहाँ पर, और इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर मिलाना। तो सर्विसेज है और आप में से मिलाए भी है। देखो हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलकर सामने आती है, एक एक करके इसके अंदर मिलाते हैं। तो सिंपली इट इज़ एक एक करके मिलाते हैं, क्या क्या बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ना। बोला इट इज़ यूजर ओरिएंटेशन जो है ये आपका रेफरेंस है, आपका रेफरेंस सर्विस यूजर ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, ये आपका डाइजेस्ट सर्विस है, मतलब रीपैकेज करना, डाइजेस्टिंग सर्विस है जो स्पेशली फॉर द यूजर्स के लिए। देन इसके बाद ट्रांसलेशन सर्विस है आपकी। ट्रांसलेशन सर्विस एक प्रकार की सपोर्टिव सर्विस है, सभी जगह नहीं मिलती, लेकिन इंडेक्सिंग सर्विस जो है वो कैसे आएगी आपको, बिब्लियोग्राफी, है ना। क्या बनेगा, ए 2, है ना, तो ए में 2, ए में 2, तो ये आपका। देन उसके बाद 2 के बाद बी में 3, बी में 3, ए में 2, बी में 3। देन उसके बाद ट्रांसलेशन ये 4 है, तो 4 1, ये आपको बन। तो नॉर्मली मैंने आपसे कहा था ना, कई बार 1 से बनता है, 2 से, कई बार मैक्सिमम 3 से बन के आंसर बनेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मिलाना आपका मनोरमा यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, रोजेट थिसॉरस है आपका, और नेशनल यूनियन कैटलॉग फॉर द सोशल साइंस इन इंडिया। ये तो आपको मिलाना है इसको। तो मनोरमा जो है, मनोरमा सभी को पता, मनोरमा इट्स ईयर बुक, मिलाते हैं मनोरमा ईयर बुक में। ए में क्या बनेगा, 4 बनेगा, ए में 4 ए की जगह। इतनी अच्छी किस्मत आपकी, ऐसा हो सकता है, खैर फिर भी अपन मिला के बनाएंगे तो सारी चीज़ें ना। देन इसके बाद यूनिवर्सिटी हैंडबुक। तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्या है, ये एक प्रकार की डायरेक्टरी। देखें यहाँ पर बी में 3 बन रहा है। प्रोजेक्ट थिसोरस है आपका, प्रोजेक्ट ये क्या है आपका, तो थिसोरस मतलब पर्यायवाची शब्द डिक्शनरी। एंड फाइनली यूनियन कैटलॉग क्या है, ये एक प्रकार की आपकी बिब्लियोग्राफी से आपको, तो यहाँ पर आपको मिलती है। सभी के बन गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हु कैटेगराइज, किसने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सोर्सेज को अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इन्होंने किसने बांटा। तो ये आपको किसी ने एक किसी व्यक्ति है इनमें से किसी ने प्राइमरी सेकेंडरी, यानी हम कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन सोर्सेज पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया, और मैंने आपको ये बताया रंगनाथन ने क्या कहा, ग्रेगर ने क्या कहा, है ना। तो ये वहाँ पर साफ साफ तौर पर दे रखा है आपको। सवाल आपके पास आएंगे, तो ब्रैडफोर्ड का तो कोई खैर रोल नहीं है इसके अंदर, है ना, लेकिन यहाँ पर रंगनाथन ने भी नहीं। तो ये वाली बात जो है किसने कही, ये डेनिस ग्रेगर ने कही कि इन्फॉर्मेशन को हमने या सोर्सेस को हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर बांटा है। और मेकिंग द क्लास नंबर, अभी फिर से देखिए, अब जब पहला वाला सवाल आपने कर लिया और मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, चीफ मिनिस्टर का नंबर बनाना होगा तो कौन से टेबल काम में लेंगे, तो ये सारे के सारे टेबल नंबर, यस, 1 में होगा, ये 5 में होगा, या आपका 2 में होगा, तो ये आपका किसमें आंसर 7 में, पर्सन है। और टेबल नंबर 7 में भी अगर आप आगे जाएंगे तो -3 से उनका नंबर बने, क्योंकि ये सोशल साइंस से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू DDC 19 एडिशन फॉर द मेकिंग द क्लास नंबर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स और न्यूज़पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड न्यूज़पेपर, यानी कि कहते हैं ना दैट इज द पांडुलिपियां और समाचार पत्रों का लिए कौन सी मेन क्लास है, तो इनकी मेन क्लास 100 नहीं है, 20 नहीं है, 30 जनरली क्लास है, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट का मूलतः कोई मूल विषय नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। 1905 में यूडीसी का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन दोनों ने मिलकर प्रकाशित किया इसको। जर्मन है, फ्रेंच है, डच है, जापानीज है, तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ। अब तक भारत में लगी, सॉरी, अब तक जो है पूरी दुनिया में ना 40 से अधिक भाषाओं में इसका प्रकाशन हो रहा है, और इसको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, हालांकि DDC आज भी नंबर 1 पे है, लेकिन सेकंड नंबर पर आपको यूडीसी। प्रेजेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यूडीसी के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए वर्तमान में कौन सी संस्था के पास जिम्मेदारी, OCLC के पास ये जिम्मेदारी नहीं है। FID के पास थी 1992 तक, लेकिन अब नहीं है। अब कौन है, UDCC है, नहीं लाइब्रेरी कांग्रेस। तो 1992 से जो है UDCC है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सी लास्ट वाला जो सी, इसका मतलब है कंसोर्शिया, एक समूह है, ग्रुप है जो कि इसकी देखरेख करता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, इन द करंट एडिशन ऑफ द UDC विच मेन क्लास इज कंसिडर्ड टू बी वैकेंट, यानी कि करंट एडिशन में UDC की किस मुख्य वर्ग को जो है खाली रखा गया, तो जो खाली रखा गया वो कौन सा है, 400। एक्चुअली
जब डीडीसी था, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो 400 है वो किसके लिए है? इट इज़ फॉर द लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब डीडीसी की कमियों को हटाने के लिए यूडीसी बनाया गया, तो यूडीसी के अंदर क्या है, इस क्लास को खाली रख दिया, इसको रख दिया गया वैकेंट, है ना, और इस 400 को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? 800 को, ठीक है। जो लिटरेचर था तो उसका नाम है अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा? 400 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूडीसी थर्ड रिवाइज एडिशन 1961 के अंदर विच साइन में बी यूज, देखिए एक सवाल यूडीसी में, एक सवाल जो है उसके सिंबल्स के ऊपर जरूर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। एडिशन 1961, विच साइन में बी यूज टू कनेक्ट द टू और मोर सेपरेट नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है गैर लगातार, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर गैर लगातार हो गया। गैर मतलब लगातार कंटिन्यू होता है, जैसे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू जैसे कि 5 6 7 ये आपका है ना। कंटिन्यू के अंदर तो बीच में क्या लगेगा? हम यहाँ पर स्लैश लगा देंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू है, लेकिन गैर लगातार है तो गैर लगातार के लिए यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। कंटिन्यू लिख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँगा 5 से 10, तो 5 से 10 कंटिन्यू है, तो उसके लिए अपन 5/10 लिख देंगे, इसका मतलब कंटिन्यू हो गया। लेकिन गैर लगातार है तो उसके लिए क्या लगेगा? फिर आप प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो दैट इज प्लस, इसका आंसर है। कंटिन्यू के लिए स्लैश है और नॉन कंटिन्यू के लिए आपको ये आंसर लगा। इन विच ईयर यूडीसी ऑनरशिप वाज ट्रांसफर फ्रॉम एफआईडी, ये मैंने उस वक्त नहीं लिखा था क्योंकि मैंने आपसे कहा था 1992। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, तो या जिन लोगों ने भी पढ़ा है तो उनको 1992, तो 1905 में बना था, तब से लेकर 92 तक एफआईडी के पास था और अब यूडीसीसी के पास आ गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी 6.5% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट इज एलोकेटेड टू द लाइब्रेरी बजट, यानी कि आप देखें इनमें से कौन सी समिति की सिफारिशों के अधीन जो है 6.5% बजट जो है वो पुस्तकालय को आवंटित किया जाता था। आपने सभी ने जो आंसर दिया है इसके अंदर, वो है आपका कोठारी कमेटी, और कोठारी कमेटी इज द परफेक्ट आंसर। ये इस कोठारी दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट जो है आपको किसने दिया, ये आपको बताना है। ये क्या, ये आपको टेलर ने दिया है आपको, या ये हेनरी फ्योल ने दिया है, या पीटर एफ ड्यूकर ने दिया, या डैमिंग एंड जुरान ने दिया, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44 लिखा यहाँ पर इसके अंदर, तो सिंपली आप पढ़ेंगे इसको सवाल को, लिखा विच थ्योरी ऑफ द मैकग्रेगर इज मॉडर्न एंड ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आधुनिक और आशावादी। तो मॉडर्न ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव बात करें तो जो थ्योरी थी, एक थ्योरी एक्स है आपकी और दूसरी थ्योरी वाई है। तो ये नेगेटिव थ्योरी है, ये आपकी पॉजिटिव है। बात किसी कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। आधुनिक और आशावादी की बात कर रहे हैं, तो वाई थ्योरी, तो यहाँ पर दोनों नहीं आएगा, क्या भाई, यहाँ एक्स भी नहीं, ये पॉजिटिव। अगर यहीं पर आपका है ना ऑप्टिमिस्टिक की जगह यहाँ पर क्या होता, आशावादी की जगह निराशावादी होता, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक्स लिखते। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एक्स आर रंगनाथन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट शुड बी स्पेंड ऑन द बुक परचेस। पिछली बार भी बात करी थी मैंने पिछली क्लास के अंदर में, तो इसका जो आंसर है दैट इज 40%। 40% बजट जो है रंगनाथन के अकॉर्डिंग जो है किताबों की खरीद पर जो है खर्च करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी, इनमें से लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी का काम नहीं है बुक प्रिजर्व करना, बुक को सेलेक्ट करना, वेडिंग आउट करना, या बुक का कैटलॉगिंग करना। तो ये सारे काम कर सकते हैं, ये बुक का संरक्षण पे भी ध्यान दे सकते हैं, चयन पे भी कर सकते हैं, विदाई पे भी कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग करना जो है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी का काम नहीं, जो क्योंकि टेक्निकल काम है, तो जो यहाँ पर कैटलॉगर होगा या है तो वही काम इसको कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैनेजमेंट ऑफ द सर्कुलेशन डिपार्टमेंट इन द लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ द रंगनाथन, यानी कि पुस्तकालय के परिसंचरण विभाग का प्रबंधन अति आवश्यक है, और यह कथन रंगनाथन किस सूत्र से संबंधित है। सर्कुलेशन जरूरी, क्योंकि सर्कुलेशन में क्या होगा, सर्कुलेशन में यूजर और लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये समस्या रहेगी कि वहाँ पर मैनेजमेंट जरूरी इसलिए कि वहाँ पर टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए कौन सा सूत्र है यहाँ पर आपका, टाइम को बचाने के लिए इट इज़ व्हाट, इट इज़ द दैट इज नोन एज द फोर्थ लॉ, है ना। चौथा सूत्र क्या कहता है, समय को बचाना है, टाइम को सेव करना है। इज क्लियर। द 3 कार्ड सिस्टम वाज डिजाइन बाय, 3 कार्ड सिस्टम किसने बनाया था, 3 कार्ड सिस्टम कहाँ काम आता है, तो पहले तो रंगनाथन ने बनाया 3 कार्ड सिस्टम, है ना। रंगनाथन से पहले दैट इज हम लोग बात करेंगे तो नीना ई ब्राउन ने ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम बनाया है। जॉन कॉटन डेना के द्वारा जो है आपका नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम बनाए गए थे। ये 2 चीज़ें आपकी बनी थी कार्ड सिस्टम में, लेकिन अल्टीमेटली रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम बनाया और ये सीरियल पब्लिकेशन के लिए बनाया आपको।
ना, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। सीरियल पब्लिकेशन के 3 डिफरेंट कार्ड्स बनाए जाते हैं इसके जरिए। सीरियल पब्लिकेशन का मैनेजमेंट किया था, तो यहाँ पर 3 कार्ड सिस्टम है। अगर रंगनाथन लिखा है तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी की इनकम का मेन सोर्स क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी इनकम सोर्स ओवर डिफाइन तो हर लाइब्रेरी में होता है, लेकिन कोई इनकम का ये मेन कोई सोर्स नहीं है। डोनेशन भी इतना कोई बड़ा सोर्स नहीं है, और नहीं यूजीसी एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी सेस है, यानी कि टैक्स जिसको कहते हैं ना, ये लाइब्रेरी टैक्स है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ये आपका मेन इनकम सोर्स है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा दे उसके अकॉर्डिंग जो है लाइब्रेरीज को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नेवार्क चार्जिंग सिस्टम ओरिजिनेटेड? नेवार्क चार्जिंग सिस्टम जो है, ये नेवार्क है, बहुत से लोग इसको पता नहीं न्यूयॉर्क पढ़ते हैं, है ना। तो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम जो है कहाँ पर? तो नेवार्क जगह का नाम है, तो नेवार्क की पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पर ओसीएलसी नहीं है आपका, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी नहीं है, और यहाँ पर तो ये आपका जो आंसर है आपका इट्स नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि नेवार्क की पब्लिक लाइब्रेरी में ही जो है सिस्टम सबसे पहली बार बनाया गया था, है ना, सन 1900 के अंदर। और जॉन कॉटन डेना उस ज़माने में लाइब्रेरियन थे, और उनके टाइम में ये इसी को जो है उन्हीं ओरिजिनेटर उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का सिस्टम जो है वहाँ पर डेवलप किया। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन 50। अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया है तो टेस्ट आप एप्लीकेशन में जाके जरूर दें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, जहां पर लिखा है आपका हु प्रोपाउंडेड द स्टाफ फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी कि भारत में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय हो तो स्टाफ फॉर्मूला, यानी कि जो इंपॉर्टेंट का टर्म है स्टाफ फॉर्मूला, किसने प्रतिपादित किया? यानी कि हम लोग जब मैनेजमेंट की यूनिट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया भी था कि स्टाफ फॉर्मूला इट इज गिवन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और रंगनाथन ने बताया कि कितनी किताबों पर कितने स्टाफ की आवश्यकता है। ये फॉर्मूला केवल इसलिए बनाया गया था कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के अंदर जो है एक नियम तो बने कि यहाँ पर इतनी किताबों, क्योंकि अल्टीमेटली लाइब्रेरीज का जो काम है वो अपने यूजर्स को अच्छी, बेहतर और सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज यानी सेवाएं देना। तो सेवाओं देने के लिए मैन पावर जरूरी है, और मैन पावर कब कहाँ कितनी, तो यहाँ पर ये बात बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया केवल इतना से ही पूछा गया, ये सवाल तो केवल इतना सा, लेकिन हाँ कई बार ये भी सवाल आता है कि हाँ कितनी पत्रिका, मतलब कितनी किताबों पर कितने कैटलॉगर्स, या एक दिन में एक कैटलॉगर या क्लासीफायर कितनी किताबों की कैटलॉगिंग कर सकता है, कितनी मैगजीन्स पर कितने मैन पावर की जरूरत है, अगर सीरियल पब्लिकेशन इतना है या मोनोग्राफ इतना है, तो वो टेबल आप जरूर देखिएगा कि वहाँ पर लिखा था। खैर यहाँ पर तो इस प्रश्न का उत्तर तो सीधा हो गया कि ये फॉर्मूला दिया किसने है, स्टाफ फॉर्मूला तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा गया, अकॉर्डिंग टू स्टाफ फॉर्मूला, इसी स्टाफ फॉर्मूला, यानी कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में दिया कि अगर स्टाफ फॉर्मूला की बात करते हैं जो कि किसने दिया, रंगनाथन ने दिया, रंगनाथन कमेटी। हाउ मेनी मैगजीन्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर सिंगल, यानी कि एक कितनी मैगजीन्स पर केवल एक स्टाफ की जरूरत है। यानी कि आप देखें मैगजीन के, तो हम नॉर्मली बात करते हैं मैगजीन में 1000 है, 5000 है, 500 है, 600 है, यहाँ पर 1000 कितना है, तो 1000 मैगजीन। अगर आपके पास 1000 मैगजीन्स है, सब्सक्रिप्शन है इतना, तो उसके लिए आपके केवल एक स्टाफ की जरूरत होती है। देन इसी रेशियो में हम लोग आगे बढ़ाते भी रहेंगे। और सर्कुलेशन सेक्शन में तो घंटों की बात करें, जैसे 1500 घंटे तक अगर सेक्शन या आपकी लाइब्रेरी खुली रहती है तो वहाँ पर एक स्टाफ है, तो उसके बाद ऐसे तो अलग अलग तरीके से वहाँ पर आपको देर है। यहाँ पर सिंपल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी बुक्स शुड बी एन एम्प्लॉय क्लासीफाई इन अ डे एज पर द यूजीसी नॉर्म, यानी कि यूजीसी नॉर्म्स की बात करेंगे तो एक दिन में एक क्लासीफायर जो है वो कितनी बुक्स को क्लासीफाई कर सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है 12 से 15 किताबें एक दिन में कर सकता है, यानी कि क्लासीफिकेशन, इससे ज़्यादा क्लासीफिकेशन या कैटलॉगिंग जो है वो नहीं कर पाएगा। शोध शुद्धि, अगेन इट्स अ न्यू प्रोग्राम है ना, शोध शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो शोध शुद्धि क्या है आपका, तो ये कहते हैं ना इसको, दैट इज नोन एज द प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, है ना, तो पीडीएस कहते हैं इसको, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएट बाय द प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साहित्य चोरी का पता लगाने के लिए इन्फ्लुएंट द्वारा शुरू की शोध शुद्धि परियोजना किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है? टर्निटिन का करती है या उरकुंड का करती है, ऑथेंटिकेट का करती है? तो ये उरकुंड का कर रही थी, कब तक, तो 2023 तक कर रही थी ना, तो लेकिन 2023 अब 2024 में जो है आपका ये खत्म हो गया आपका। और अब जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें कितना है, अब डिलबिट एक्सट्रीम आ गया, तो 2024 अभी आपका डिलबिट एक्सट्रीम 23 तक जो है वो आपका चल रहा था, और अब डिलब्रिट एक्सट्रीम जो है ये आपका नया सॉफ्टवेयर है जिसको काम में ले रही है। पहले उरकुंड चल रहा था जो कि ऑथेंटिकेट का ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था, ठीक है। तो शोध शुद्धि, प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी होती है, साहित्यिक चोरी को रोकना बहुत जरूरी है। हालांकि यूजीसी अभी अपने इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और कई सारी पुरानी पीएचडी भी जो है वो आपसे रिव्यू के लिए वापस से भेज दी गई है, जिन लोगों ने जो है कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम किया था। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, निकलना आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा एनालिसिस है, प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट है, एंड आपका बिब्लियोग्राफी है।
आप देखें यहाँ पर, तो लेटेक्स है, IEEE है, बायोसिस है आपका, ये अरे आपका आर सॉफ्टवेयर। तो देखिए आर सॉफ्टवेयर काम आता है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस करते हैं, ये इन्फ्लिपनेट का ही सॉफ्टवेयर है, आर सॉफ्टवेयर है, ये एनालिसिस के लिए काम आता है। तो देखें यहाँ पर इसको मिलाते हैं, अब बी से 4 बनता है, बी में 4 यहाँ पर 2 जगह, ठीक है, इट्स ओके। तो मिलाते हैं इसको ना, तो बी में 4 2 जगह, तो आप देखिए यहाँ पर बी में 4 के अलावा सी में 1 है। अगर बी में 4 है तो फिर सी में क्या दरकार, सी में 1, तो मिला के देखिए सी का मतलब क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन द रिसर्च रिपोर्ट, तो सी में 1 है। तो लेटेक्स खैर मिल गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। अगला आपको दे रखा बायोसिस देखा रिवोल्यूट, तो ये बिब्लियोग्राफी जो है ये बायोसिस से संबंधित है ना। तो ये बायोसिस जो है आपका इट इज अगेन रिलेटेड विद द बिब्लियोग्राफी। तो डी में क्या आएगा, डी में 3 आएगा, तो डी में 3 आपने कर लिया, तो यहाँ से इस प्रकार से ये आपका आंसर बन गया। मैच द फॉलोइंग वाले कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एप्लीकेशन में दी भी, और इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन मेटाडेक्स की बात कर रहे हैं, लोनली प्लैनेट, ये रिसोर्सेज हैं आपके हुज हु इन द 21st सेंचुरी, और कर्नाटका गजेटियर है आपका। तो देखें तो ट्रैवल गाइड है, ज्योग्राफिकल सोर्स है, इंडेक्सिंग सर्विस है, एंड आपका बायोग्राफिकल सोर्स है। अब बायोग्राफिकल सोर्स, बायोग्राफी का मतलब होता है हुज हु, ये एक बायोग्राफिकल सोर्स है, ठीक है ना, मिला सकते हैं। हुज हु मतलब बायोग्राफिकल, तो सी में क्या आएगा, सी में 4 आएगा, और सी में 4 2 जगह दे रखा है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही एक्टिविटी करेंगे हम लोग, सी में 4 आपका 2 जगह, तो दिस इज C4। अब C4 के अलावा देखिए आप बाकी चीज़ें मिलाते हैं, लोनली प्लेट इंडिया है या कर्नाटका गजेट। अब गजेटर जो होता है वो क्या होता है, आमतौर पर गजेटर को हम लोग मानते हैं कि ज्योग्राफिकल सोर्स है आपका, ठीक है ना। गजेटर क्या होता है, जो गजेटर एक ज्योग्राफिकल सोर्स है, तो कर्नाटका गजेटर। डी में क्या आएगा, डी में आपका 2 आएगा, तो डी में 2, तो डी में 2 बन गया एक ही में, है ना, इज इट ओके। अब ए में आप देखें एक बार फिर से मिला, सारी चीज़ मिलाना, ए में आपका 3 आएगा, तो इट इज इंडेक्सिंग सर्विसेज है, तो मेटाडेक्स जो है आपका इंडेक्स ही बना है आपका। देन इसके बाद बी में 1 आ रहा, तो बी में तो लोनली प्लेनेट जो है एक प्रकार की क्या है, ट्रैवल गाइड है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल जी, क्वेश्चन नंबर 57, एब्स्ट्रैक्ट आर प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है आपको प्रिसाइज डॉक्यूमेंट मतलब सार एक दस्तावेजों की सामग्री का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। रिसर्चर हैव टाइम कांस्टेंट टू गेट थ्रू द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनलिटी करनी पड़ती है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको सही है। एब्स्ट्रैक्ट सार होता है और इसलिए बनाया जाता है ताकि रिसर्चर के समय को बचाया जाएगा। यहाँ बोथ ए एंड आर आर ट्रू है ना, तो बोथ जो दोनों ही चीज़ें स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। अगला सवाल, हु हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट 1954 किसने दिया, तो पीटर एफ ड्यूकर। ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर साइंटिफिक होता है तो हम F.W. टेलर की बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होती है हेनरी फ्योल की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है डेमिंग एंड जुरान की बात करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया, तो पीटर एफ ड्यूकर ने दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ईयर द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड, तो बजट जब बनाते हैं लाइब्रेरी का तो वो कौन से वर्ष के लिए बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि बजट जो है ये एक अग्रिम मतलब एडवांस में बनाया जाता है। एडवांस बजट एक प्रकार की डिमांड है, तो एडवांस में मांगा, ऐसा नहीं है खर्चा कर दिया उसके बाद बजट बता रहे हैं, तो हम लोग पहले ही है ना, तो अग्रिम होता है। तो करंट ईयर नहीं है या प्रीवियस ईयर नहीं है, और जो आने वाले जो साल है उसके लिए ना यहाँ पर लिखा होता है इट इज़ नॉट फॉर द करंट ईयर प्रीवियस, यानी कि या किसके लिए आएगा, ये कमिंग ईयर के लिए आएगा, आने वाले अगले साल के आगामी साल के लिए आएगा, न पिछले साल के लिए न वर्तमान साल के लिए, ठीक है। बजट हमेशा आने वाले साल के लिए मांगा जाता है। हु इज द मेन सॉरी व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द CO इन द पोस्ट कोर, POSD P प्लानिंग PLAN प्लानिंग, PO ऑर्गेनाइजेशन, POS स्टाफिंग, D डायरेक्शन, POSD CO का मतलब CO COORD कोऑर्डिनेशन, ठीक है। POSD COR, R का मतलब है रिपोर्ट, है ना, और B का मतलब क्या होगा, B स्टैंड फॉर द इट्स BU। यहाँ पर खैर आपसे CO इट्स नॉट द कम्युनिकेशन है आपका, है ना, तो यहाँ ना कोऑपरेशन है ना कॉर्पोरेशन है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय कहते हैं हिंदी में ना। तो ये आपका ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन हाँ कई बार पूछा गया है। विच कमीशन रिकमेंड एन एनुअल बजट ऑफ ₹300 पर स्टूडेंट, है ₹300 की कोठारी कमीशन जो है आपका, ये आपका सही आंसर आपका। तो कोठारी कमीशन की बात कही गई थी, और जिसके जरिए ₹300, तो ये रंगनाथन ने अलग कहा, कोठारी ने अलग कहा, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, है ना।
आपको मैंने डिटेल में आपको बता रखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेल्फ रेक्टिफिकेशन? शेल्फ रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? तो शेल्फ में जो चीज़ें रखी गई है, जैसे नॉर्मली क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन का काम क्या है कि चीज़ों का अधिग्रहण करना है। देन उसके बाद जो है आपका टेक्निकल सेक्शन क्या करेगा? उनके ऊपर क्लासिफिकेशन करेगा, उनका कैटलॉगिंग करेगा, उनके कार्ड्स बनाएगा, लिस्ट बनाएगा और एक शेल्फ लिस्ट बनाएगा। तो शेल्फ के बाहर एक लिस्ट लगा देगा और उन्हीं लिस्ट के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को जो है उसके अंदर अरेंज करेगा। सेल्फ रेक्टिफिकेशन पूछा है। रेक्टिफिकेशन मतलब जो किताबें नॉर्मली यूज़र जब जाता है तो क्या करता है, किताबों को जहाँ से निकालेगा, देखेगा, वापस वहाँ नहीं रखता। हमें उस शेल्फ को रेक्टिफाई करना पड़ता है समय समय पर, परिशोधन करना पड़ता है, यानी कि जो किताब है उनको अपने उनके निश्चित और सही स्थान पर उनको रखना होता है। तो निश्चित और सही स्थान पर रखने के लिए क्या करेंगे? लिखा हुआ रिस्टोरेशन ऑफ द शेल्फ अरेंजमेंट, शेल्फ व्यवस्था की बहाली करना। यह लिखा गलत रखी गई पुस्तकों का स्थानांतरण, तो यहाँ पर ये गलत रखी गई पुस्तकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ द मिसप्लेस बुक रखना पड़ता। रिमूवल अनयूज नहीं है आपका, है ना, और नहीं है नन ऑफ द, तो ये आपका जो सही आंसर वो क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ द मिसप्लेस बुक, यानी कि गलत रखी हुई पुस्तकों का सही स्थान पर रखना, ये शेल्फ रेक्टिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द लाइब्रेरी फाइनेंस? इनमें से लाइब्रेरी फाइनेंस का मुख्य स्रोत नहीं है, ये आपको बताया। तो मेंबरशिप से पैसा मिलता है लाइब्रेरी को, गिफ्ट उपहार से मिलता है, डोनेशन से मिलता है ना, गवर्नमेंट से मिलता है। बैंक जो है वो बैंक से, क्योंकि लाइब्रेरी लोन नहीं लेती ना, जरूरत भी नहीं, तो ये बैंक जो है वो आपके लाइब्रेरी का फाइनेंस का सोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने बैंक लिखा है, हालांकि सही आंसर सभी ने सही लिखा, मैंने देखा है। नेक्स्ट आपका विच एलिमेंट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिपोर्टिंग इन मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट के अंदर रिपोर्टिंग, तो दो तरह का मैनेजमेंट होता है, एक आपका टॉप मैनेजमेंट कहते हैं और यहाँ पर कहते हैं लोअर, टॉप बॉटम है, ये हाई मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस देगा, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन देगा, ये काम करेगा, और काम करने के बाद लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा क्या काम हुआ। ये रिपोर्टिंग है, नीचे वाला जो ऊपर वाले को बताएगा तो रिपोर्टिंग है, ऊपर वाला जब कहेगा तो डायरेक्शन है। सवाल पूछेगा रिपोर्टिंग का अपोजिट क्या है? तो प्लानिंग है, नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन है आपका, यस, बजट नहीं है, और अगर आपका रिपोर्टिंग का उल्टा पूछा गया तो क्या है आपका? मतलब टॉप ऊपर वाला क्या करेगा? नीचे वाले को निर्देश देगा, और नीचे वाला काम करके उसको बताएगा, दैट इज नॉट रिपोर्ट। रिपोर्ट एंड डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। असर्शन है आपका एसडीआई इज ए यूजर ओरिएंटेशन करंट इन्फॉर्मेशन सर्विस, है ना। तो एसडीआई जो है आपका एक यूजर ओरिएंटेड करंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है आपका। इट इज एन अल्टरिंग सर्विस डायरेक्ट टुवर्ड द ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप नहीं आएगा, ये बात गलत है। देखिए एक्चुअली लिखा हुआ एसडीआई एक उपयोगकर्ता उन्मुख वर्तमान सूचना सेवा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इट इज एन अलर्टिंग सर्विस टुवर्ड्स ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, ये इंडिविजुअल सर्विस है। तो ग्रुप वाली बात जो है यहाँ पर गलत है। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन केवल एक व्यक्ति या समान प्रश्न वालों को ही दी जाती है, तो ग्रुप को नहीं दी जाती, तो ये बात गलत है। ए सही है, बी गलत है, तो ए इज ट्रू है यहाँ पर और आर इज फॉल्स है। करंट अवेयरनेस सर्विस के पार्ट है ये, इसलिए। अगला एनसाइक्लोपीडिया इज द क्वीन ऑफ द ऑल रेफरेंस सर्विसेज। एनसाइक्लोपीडिया जो है जितने भी रेफरेंस सोर्सेज हैं उनकी क्वीन है, यानी कि रानी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में लगभग सारे ही रेफरेंस सोर्सेज जितने भी हैं वो सारे चीज़ें आ गई ऑलमोस्ट, है ना। एनसाइक्लोपीडिया आर मोर सुटेबल फॉर द फाइंडिंग द ट्रेंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि अधिक, यानी कि लिखा प्रवृत्ति की जानकारी, ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, तो एनसाइक्लोपीडिया में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हाँ, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए ट्रेंड नहीं आएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर सॉल्व करा रहा हूँ उसकी। अगला है लीजा, लीजा LIS है, लीजा का मतलब है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या ये प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन है? तो एब्स्ट्रैक्ट कभी भी प्राइमरी नहीं होता, क्योंकि मूल स्रोत से सारांश बनेगा, तो सारांश कभी भी मूल नहीं हो सकता, मतलब मूल से बनाया ना वो, तो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ये बात सही है, प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ए गलत है, बी सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल। विच डॉक्यूमेंट आर यूजुअली रिकॉर्डेड ऑन द पेपर इन ए नेचुरल लैंग्वेज बाय राइटिंग, टाइपिंग एंड द प्रिंटिंग, यानी कि सामान्यतः एक कागज पर सामान्य भाषा में लिखकर टाइप किए गए करके व प्रिंट करके किस प्रकार का प्रलेख तैयार किया था? तो दैट इज नोन एज कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल तरीका पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल नहीं है, नियो नहीं है और मेटा नहीं है, ये सिंपल से कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। और ये चारों कैटेगरी जो है रंगनाथन ने बताई, रंगनाथन ने डॉक्यूमेंट के चार, ग्रेगर ने तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कहा, लेकिन रंगनाथन ने डॉक्यूमेंट्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड द मेटा डॉक्यूमेंट। तो सिंपल से सादे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कागज पे लिखा हुआ टाइप किया हुआ, तो ये आपका
कन्वेंशनल तरीका है, उसी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगला, फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। फीडबैक जो है वो किस सेवा का एक पार्ट है, फीडबैक कौन सी सर्विस का एक भाग है। तो फीडबैक आप रेफरेंस सर्विस में देंगे, केस में देंगे, डॉक्यूमेंट या एसडीए। तो सेलेक्टिव डिसिमिनेशन सर्विस जो है आपका एसडी, जो कि 1950, एक बार फिर से लिख दूं, 1958, 2-3 चीज याद करें, HP लुहान ने, है ना, तो HP लुहान ने सर्विस दी थी 1958 जब IBM में काम करते थे। तो एसडी दैट इज द सेलेक्टिव डिसिमिनेशन इन्फॉर्मेशन, और इस सर्विस के अंदर आपको मैंने पढ़ा रखा आपको, दैट इज 7 स्टेप्स। कितनी है? 7 चरणों में सेवा को पूरा किया था। इसमें फीडबैक एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल पब्लिकेशन गवर्नमेंट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स। सरकारी दस्तावेज अगर है तो वो किस तरह के स्रोत है? सरकारी दस्तावेज जो है वो प्राइमरी स्रोत, उनको पहली बार ही तैयार किया जा रहा है, तो दे आर नोन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेवल्स ऑफ द फेज रिलेशन इन द कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर फेज रिलेशन के लेवल्स पूछा गया। तो फेज रिलेशन चाहे आप संस्करण 6 की बात करें या 7 की बात करें, तो 6 में तो 5 रिलेशन है, लेकिन लेवल 3 है। और संस्करण 7 में भी आपके 6 रिलेशन है, लेकिन लेवल 3 है। यहाँ पर लेवल की बात की जा रही है, तो लेवल चाहे कोई सा भी संस्करण हो, उसके अंदर आपके 3 ही रहेंगे। लिखा ना नंबर ऑफ लेवल्स, तो लेवल्स पूछा गया, तो लेवल हमेशा यहाँ पर आपके 3 ही रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? वही आपका मैं आपको बता, देखिए आपका इट इज आपका इंट्रा सब्जेक्ट है ना, देन इसके बाद आपका इंट्रा फैसेट, और आपका दैट इज आपका इंट्रा अरे। ठीक है, तो लेवल हमेशा 3 ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन आइसोलेट, व्हाट इज द कॉमन आइसोलेट डज नॉट रिक्वायर्ड अ कनेक्टिंग टू बी ज्वाइन, यानी कि कनेक्टिंग सिंबल उसको नहीं चाहिए, कनेक्टिंग साइन नहीं चाहिए। तो कॉमन आइसोलेट आपके 2 प्रकार के, एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्ट री राइजिंग कॉमन आइसोलेट। जो एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट है वो फिर से 3 प्रकार के हैं, पोस्ट री राइजिंग कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है कि किसमें सिंबल काम में नहीं लेंगे। तो ACI एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट में सिंबल काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन PCI में जो है सिंबल काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें सिंबल की जरूरत नहीं होती है, तो ACI के अंदर नहीं होती है, तो एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट है, यहाँ पर सिंबल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6 विच कनेक्टिंग सिंबल इज यूज फॉर द टाइम फेसेट। टाइम फेसेट के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा, है ना, देन इसके बाद PM, M के लिए क्या आएगा, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, E मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या आएगा आपका, तो मेन सिंबल कॉलन आएगा, S के लिए क्या आएगा आपका डॉट आएगा, और T के लिए क्या आएगा आपका यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा। ये सब तो है व्यवस्था ये पांचों के, लेकिन यहाँ पर पूछा गया 5th एडिशन, 5वें संस्करण में टाइम और स्पेस दोनों के लिए डॉट ही काम आता था, है ना, तो दैट इज नोन एज डॉट। ये 6ठे रिवाइज एडिशन में चेंज हुआ, तो 5वें संस्करण पूछा है, तो यहाँ पर दोनों के लिए, टाइम फेसेट के लिए पूछा, तो टाइम फेसेट के लिए यहाँ पर आपका आंसर क्या, डॉट ही आएगा। और किसी ने इन्वर्टेड कॉमा लिखा तो गलत होगा, लेकिन क्यों कि 5वां संस्करण है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट देयर इज नो राउंड। कौन सी सब्जेक्ट की ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसमें राउंड्स नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि आपका P बना लीजिएगा, M E S और T, है ना, एक तरफ राउंड से एक तरफ लेवल से, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर राउंड्स नहीं है, यहाँ पर राउंड्स नहीं है, यहाँ पर लेवल है, लेवल है। एनर्जी में क्या है आपका, तो एनर्जी में आपके राउंड्स हैं, यहाँ पर लेवल नहीं है। यहाँ पर राउंड भी है, लेवल भी है, राउंड भी, लेवल भी। ये मैंने आपको टेबल याद कर रही थी। खैर, सबसे पूछा है कि किसमें नो राउंड, राउंड नहीं है, तो राउंड कहाँ पर नहीं है, स्पेस में नहीं है, टाइम में नहीं है। अब देखें यहाँ पर स्पेस और टाइम, तो यहाँ पर खाली स्पेस ही दिया गया, टाइम होता तब भी सही आंसर होता, तो स्पेस में राउंड्स नहीं है। ठीक है, टेबल के हिसाब से आप चलेंगे, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपको करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, तो दिस इज, ये टेबल जरूर बना लीजिएगा, आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं काम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू द कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6 सिंबल ए सिंबल किसके लिए काम आ रहा था? कॉलन क्लासिफिकेशन में ये आपको इस तरीके से दे रखा, आपको A से लेकर Z तक है। Z लॉ के लिए है, A क्या है आपको, यहाँ पर साइंस है, साइंस कौन सा, नेचुरल साइंस, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर डेल्टा। ये हमेशा ट्रायंगल में आपको बताता हूँ, A से स्टार्ट है, A से साइंस से स्टार्ट है। साइंस कौन सा, जनरल या क्लास नहीं है, जर्नलिज्म नहीं है आपका, यहाँ पर बुक साइंस नहीं है आपका, इट इज व्हाट, इट्स नेचुरल साइंस। A आपका नेचुरल साइंस को दर्शाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which term can also be used to denote canons of the terminology। टर्मिनोलॉजी कैनन, अब कैनन्स जो है आपके 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है आपका कैनन आपका दैट इज नोन एज आइडिया प्लेन,
वर्बल प्लेन और नोटेशनल। तो वर्बल जो है वो शब्दों से संबंधित है, टर्म का मतलब भी शब्द होता है। तो वर्बल प्लेन के कैनन्स को हम लोग कैनन्स ऑफ टर्मिनोलॉजी या कैनन्स ऑफ टर्मिनोलॉजी को कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पूछा गया आपसे कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी, तो इट इज सिंपली कैनन ऑफ द वर्बल प्लेन ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉलन क्लासिफिकेशन द बुक नंबर फॉर्मूला कंटेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट। बुक नंबर फॉर्मूला में कितने एलिमेंट्स काम आएंगे, तो देयर आर 8 एलिमेंट्स। कितने हैं आपका, ELEME, तो LFYA डॉट BSC और CR, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है, ये फॉर्म है, ये ईयर है, ये एक्सेशन आपका नंबर है आपका, ये वॉल्यूम है, सप्लीमेंट है, कॉपी है और क्रिटिसिज्म है ना। इन सभी के अंदर बीच में कनेक्टिंग सिंबल्स भी लगेंगे आपके। तो खैर आपको 8 एलिमेंट है, आपसे पूछा गया आंसर में तो आपको 8 ही पूछा गया, लेकिन बुक नंबर फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है ना। इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI इज डेवलप बाय। इंडियन साइटेशन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, की जाती है, तो आपको बताना है। इंडियन साइटेशन इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और आपने लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें नॉलेज फाउंडेशन लिखा है और वो बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, डेजी के बारे में पूछा गया, DAISY। तो डेजी के लिए फुल फॉर्म आपने जो लिखा है आपका, तो सी आंसर आपका करेक्ट है यहाँ पर। दैट इज द डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका डेजी सिस्टम है, इट्स द लेटेस्ट सिस्टम। तो डेजी का भी आंसर आपने सही लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिश ऑफ द गजेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन गजेट की बात की गई और इसमें गजेट ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया था, तो ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा आपका, ये आपका इसका ये भी आपका परफेक्ट और सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से किए हैं। प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं, विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी साइंस। तो प्राइमरी सोर्स की बात कर रहे हैं और कौन सा इनमें से प्राइमरी सोर्स है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, यानी कि किसी सम्मेलन की जो कार्रवाई है, यानी कि जितनी कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन की कार्रवाई जो होती है वो इसमें से प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 4 चीज़ें आपको दे रखी है और आपको इसमें अरेंज करना है। तो ये एक क्रोनोलॉजी बिठानी है आपको इसके अंदर कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। हम देखते हैं यहाँ पर पंच कार्ड है, मैग्नेटिक डिस्क है आपका, फ्लॉपी डिस्क है आपका और ऑप्टिकल डिस्क है। तो बट ऑब्वियसली बात है, देखिए ये पंच कार्ड जो है सबसे पुराना है, इन सब में से सबसे पुराना है। आज के इस दौर में देखा जाए तो ऑप्टिकल डिस्क सबसे लेटेस्ट है। वो आंसर सही है जो 1 से चालू होगा 4 पे खत्म होगा, 1 से चालू होगा 4 पे खत्म होगा, ठीक है ना। ये तो 2 आंसर ऐसे हैं जो 1 से चालू हो 4 पे खत्म, 1 से चालू हो 4 पे खत्म। अब बात आती है इसमें मैग्नेटिक डिस्क की बात आती है आपकी, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क की बात आती है। तो फ्लॉपी पहले है या मैग्नेटिक, तो बट ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक डिस्क आपका यहाँ पर पहले ही है ना। और मैग्नेटिक डिस्क का ही एक पार्ट जो है आपका वो फ्लॉपी डिस्क है। तो मैग्नेटिक डिस्क वो आज जो हम हार्ड डिस्क काम में लेते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क है। तो फ्लॉपी और मैग्नेटिक दोनों साथ में काम में ली जाती है। लेकिन अब ये बात करें पहले FDD ना, अब इसको और फर्दर करते FDD है और ये क्या है आपका HDD। मैग्नेटिक डिस्क क्या हो जाएगा आपका, तो मैग्नेटिक डिस्क, अगर यहाँ मैग्नेटिक ड्रम होता तो एक अलग बात होती, लेकिन फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में तो आप देखें तो है तो इसके भी मैग्नेट है, लेकिन फ्लॉपी पहले आएगी और मैग्नेटिक डिस्क बाद में आएगी। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 1 के बाद आपका ये 3, देन इसके बाद 3 2 4, ये आंसर सही है आपका, ठीक है। क्योंकि कम कैपेसिटी की फ्लॉपी पहले बनी थी और ज़्यादा कैपेसिटी हार्ड डिस्क बाद में बनी थी। नेक्स्ट, विच मैच द फॉलोइंग, आपको मिलाना मैकएफी क्या है, डायरेक्टरी, पर्सनल वेब पेज और अमेजन.com। तो यहाँ पर देखें डोज है आपका एंटीवायरस है, या मैकएफी एंटीवायरस है, ये सभी को पता है ना। मैकएफी हम काम में लेते हैं। ए में क्या आएगा, 2 आएगा। अब ए में 2 2 जगह है आपका, तो बाकी जहाँ नहीं है वो अपन हटा देते हैं इसके अंदर से। तो ए में 2 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप देखें सी में, अगर ए में 2 है तो सी में 4 है, ये कंफर्म हो गया। तो सी पर्सनल वेब पेज है तो सी में 4 है पर्सनल वेब। तो ब्लॉग्स है ना, लोग लिखते हैं ना पर्सनल वेब पेज, तो ब्लॉग्स उनके। और अमेजन क्या है, तो अमेजन एक प्रकार का वेंडर है आपका, ठीक है। और डोज क्या है, तो ये आपका ऑनलाइन डायरेक्टरी है ना, तो दैट इज डायरेक्टरी ऑफ ऑनलाइन जर्नल, एक्सेसिव जर्नल है। तो डोज आपको हो गया, तो बन गए सारी चीज़ें। डी में क्या आएगा, डी में 3 आएगा। आप देखें यहाँ पर डी में, तो डी में 3 यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसी से बन जाएगा ना। हालांकि अमेजन से भी बन रहा था वैसे तो, खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, हिंदी में दे रखा है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 84, मैच द फॉलोइंग। मिलाना आपको न्यू जैन लिब है, एलाइस है आपका, लिबसिस है आपका और ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है आपके। ई ग्रंथालय किसका है, निक का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। डी में आएगा 1, डी में 1 2 जगह। यही तरीका अपनाना है आपको हमेशा, है ना, भले ये सारी चीज़ें आती हो।
ईजी हो जाएगा, समय कम लगेगा और आप स्पीड से काम करोगे। डी में 1 है, अब डी में 1 है तो देखिए सी में 4 है, डी में 1, सी लिप्सिस, लिप्सिस क्या है तो सी में 4 है, लिप्सिस सॉल्यूशन, तो ये अपने आप दे रखा, D1 हो गया, C4 हो गया, तो ये दो चीजें हो गई। अब एक से आप यहाँ तक आ गए। अब आपको कंफ्यूजन कितना है, सारे खाली और ए बी और बी में, तो न्यू जैनलिब है आपका और एलाइस है आपका, तो न्यू जैनलिब आपका, बट ऑब्वियसली बात है इट इज न्यू जैनलिब वर्सेस सॉल्यूशन है आपका, और एलाइस किसका, सॉफ्ट लिंक, एलाइस बी में। न्यू जैनलिब वर्सेस सॉल्यूशन मैंने पढ़ाया भी, क्लास के अंदर लिखा हुआ, नोट्स में भी लिखा हुआ ना। ए में क्या आएगा, आप ए में 3 आएगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर? तरीका है ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर, जहां जहां आपको सवाल मिलेंगे आपको इस तरीके से। और ये तरीका ऐसा है कि एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे बेस्ट एलिमिनेशन मेथड है कि आप इसी मेथड से चलेंगे, समय भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा और फिर आप उसके अंदर मिलाते रहेंगे, है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट? अगर किससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है तो डेटा हाइडिंग, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वाटर मार्किंग है, डेटा एनक्रिप्शन है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है यानी सूचना की पुनः प्राप्ति, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? अगला आपका विच लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग, आप इनमें से किसको यूज करके डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बना सकते? तो जब हमने डिजिटल लाइब्रेरी वाली क्लास है ना, एप्लीकेशन में भी ये नेट इंटरनेट पे या यूट्यूब के ऊपर क्लास, आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने इस क्लास के अंदर बताया डी स्पेस आप काम में ले सकते हैं, ग्री स्टोन काम में ले सकते हैं, ई प्रिंट्स, लेकिन सोल के माध्यम से, सोल जो है आपका सॉफ्टवेयर फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है इन्फ्लुएंट द्वारा बनाया गया, इसके जरिए आप डिजिटल लाइब्रेरी मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल ऑब्जेक्ट होते हैं और बाकी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सर्च करने में काम करते हैं, लेकिन सोल के जरिए आप डिजिटल सॉफ्टवेयर या डिजिटल ऑब्जेक्ट को जो है आप वहां पर एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बनाना है आपको इसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर आपको चूज करना है। पीटाबाइट यानी कि मैंने आपको पीजी बताया था, तो ये आपको अच्छे से पता होगा, पी ई जेड वाई, ये पीजी याद रखना है आपको। ये पीजी जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा नहीं याद करके पीजी का, तो पी ई जेड वाई, तो पी, तो पी यहाँ पर ठीक है, पी ई जेड वाई, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है ना? टी पी से पहले आएगा ना, तो ई जेड पी नहीं आएगा, ये जीटाबाइट गलत, ये गलत ऑर्डर है आपका। देन आपका पीटाबाइट, गीगाबाइट, जीटाबाइट, डोटाबाइट नहीं, पीटा के बाद ये गलत आपका आ गया, गीगा नहीं आएगा, इसके बाद पीटा के बाद गीगा नहीं है ना, और टेराबाइट के बाद मेगाबाइट नहीं आएगा उल्टा, तो ये आपका, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है आपका ना। हालांकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया पीजी, आप देखें यही ऑर्डर सही है, इसमें कहीं पर टेरा और गीगा भी दे रखा है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए उसमें आपको परेशान नहीं होना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0? वेब 2.0 का टूल नहीं है, ठीक है ना? आप देखें यहाँ पर, तो आप वेब 2.0 वो था जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन जो है पुट ऑन कर सकते हैं, है ना? जैसे नॉर्मली वेब 1.0 में तो हम लोग ये क्या करते थे, जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग वो ले लिया करते थे, मतलब डाउनलोड क्या करते थे, अपलोड नहीं करते। अब वेब 2.0 के वो सारे टूल हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2.0 के समस्त टूल वो है जिनके जरिए आप इंफॉर्मेशन को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ब्लॉग के जरिए आप करते हैं, फेसबुक के जरिए करते हैं, ट्विटर के जरिए करते हैं। तो यूजीसी इन्फोनेट 2.0 जो है ये आपका वेब 2.0 टूल नहीं है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन का पोर्टल है, 2.0 का टूल नहीं है। चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी कम है जिसकी ज़्यादा है। अगर इनमें से सबकी सब में स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाए तो मेरे हिसाब से हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है आज की डेट में ना, तो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा है, ठीक है? ये यही ऑप्शन बनेगा। सबसे कम मैग्नेटिक टेप है, टेप से हम फ्लॉपी पे आए, फ्लॉपी से डिस्क पे आए, डिस्क से सीडी आए, सीडी से डीवीडी, तो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपने किया तो सही है। हालांकि वैसे आपने कर लिया एप्लीकेशन में, यही आंसर आपने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट कंपेटेबल फॉर ई बुक रीडर? ई बुक रीडर को पढ़ने के लिए आपको इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो आपका कॉम्पिटेबल नहीं? तो मैंने ई बुक के आपको किंडल वगैरह के मैंने एग्जांपल दिए थे जिसमें आपने लिखा था, और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कौन सा ऐसा है जो आपके काम का नहीं है? तो आपने जो आंसर दिया है वो है आपका बी आर एफ, और बी आर एफ बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके डिजिटल बुक रीडर आपका पीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं, ई पब्लिकेशन भी एचटीएमएल पढ़ते हैं, लेकिन केवल बी आर एफ ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि ई बुक रीडर के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फॉइल प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है, पीएचपी प्रोग्रामिंग भाषा, ऑरेकल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। ये आपका डेटा बेस मैनेजमेंट कंप्यूटर में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइब्रेरीज एज ए गेटवे टू द नॉलेज, द टाइटल ऑफ द विच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज गेटवे, ये शायद पहले भी सवाल पूछा गया ना, तो एन के नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 जो बना था, उसका जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है दैट इज नोन एज लाइब्रेरीज एज ए गेटवे टू द नॉलेज, ये पहले भी आ चुका शायद सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी में इनमें से क्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अरेबियन नाइट्स की कहानी की किताबें, फॉक टेल्स होगा आपका, है ना, पंचतंत्र स्टोरीज आपको रहेगा, लेकिन लीगल बुक्स जो है वो ये प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर लीगल बुक्स का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, विच इज द नेशनल बिब्लियोग्राफी एजेंसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी कौन सी है। नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली है, नेशनल लाइब्रेरी मद्रास है, मुंबई है, तो ये आपकी तो INB है ना, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है आपके, वो INB कौन पब्लिश करता है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। कब से है, 15 अगस्त, पहले बात कर चुका ना, 1958 1958 है, BS केशवन, ठीक है। सो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता जो है आपका नेशनल बिब्लियोग्राफी एजेंसी, ठीक है ना। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन, जनरेशन में मैंने आपको याद कराया, सबसे पहला इट्स वैक्यूम, पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, याद कर लीजिएगा, नोट्स में भी लिखा हुआ। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IC। फिर चौथी जनरेशन LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवी जनरेशन क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC। यहाँ पर तो खाली IC के बारे में पूछा है ना, IC का हिसाब लगा लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड जनरेशन, तो क्या आंसर क्या आएगा, तो थर्ड जनरेशन अगर आपने आंसर लिखा है तो ये आपका परफेक्ट और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एनकोडिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि आप इंटरनेशनल अगर बात करेंगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है या इसमें लैंग्वेजेस डिफरेंट नहीं है ना, ASCII नहीं काम करेगा, लेकिन ये काम करेगा EBCD ऐसी नहीं करेगा, बाइनरी नहीं करेगा। अगर आप इंटरनेशनल कोड की बात करते हैं उसके लिए आंसर क्या, यूनिकोड। आपने देखा ना यूनिकोड, आज यूनिकोड आने से देश की लगभग मतलब विश्व की कितनी आप ढेरों मतलब अप्रोक्सीमेट 250 से 300 लैंग्वेजेस आ चुकी है अब तक। तो 250 300 लैंग्वेजेस के अंदर आप लिख सकते हैं। आप होता ना व्हाट्सएप पे आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं आप, तो वो सारा ऐसे अलग अलग भाषाएं, जैपनीज, फ्रेंच, जर्मन, है ना, उर्दू, अरेबिक, इन सारी लैंग्वेजेस को, ऐसी इंडियन बहुत सारी लैंग्वेजेस आप उनको यूज़ करके आप जो है आप लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली ये यूनिकोड है, आपका यूनिकोड सिस्टम है जो आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपका काम करता है, आपको हेल्प करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको कोड करने के लिए या लिखने के लिए या मैसेज भेजने के लिए। विच एजेंसी यूज कंप्यूटर फर्स्ट इन इंडिया, कौन सी ऐसी एजेंसी जिसने कंप्यूटर को पहली बार इंडिया में यूज़ किया, तो दैट वाज द ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। बेंगलोर नहीं है, दिल्ली नहीं है ये, और यहाँ पर 1955 में ना 1955 में HC है ना, HC2M ये कंप्यूटर नाम था ना, HC2M। उस जमाने में कंप्यूटर काम मिल गया था, और ये 10 लाख रुपए का कंप्यूटर काम मिल गया था उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने 1955 में मंगाया था। हालांकि 10 लाख आज भी ज़्यादा था, लेकिन उस जमाने के 10 लाख सोचे आप। ये नेक्स्ट आपका बेबीलोन इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर, बेबीलोन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो किस लिए काम आता है, इट इज़ फॉर द डिजिटल लाइब्रेरी है, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए काम आता है, या ट्रांसलेशन काम आता है, या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, बताइए। लिखा है हालांकि आपने आंसर, और ये आंसर जो आपने लिखा वो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। यस, इट इज़ फॉर द ट्रांसलेशन, है ना, किसके लिए काम आता है, बेबीलोन जो है आपका ट्रांसलेशन का सॉफ्टवेयर जिसके लिए ट्रांसलेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो फायरफॉक्स मोजिला वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, सन सोलरिस नहीं है, ठीक है, ये OS, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज नोन एज द, विच इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस इज आउटपुट, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कैमरा से तो हम डेटा इनपुट करेंगे, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल से भी इनपुट करेंगे, OCR, ये फ्लोटर एंड साउंड कार्ड, क्या लिखा हुआ शांति में, दैट इज नोन एज फ्लोटर एंड साउंड कार्ड है जो कि आपका आउटपुट डिवाइस। दीज आर अगेन 100 क्वेश्चन ऑफ द, आज हमने मॉक टेस्ट नंबर 4 कर लिया कंप्लीट, और ये मैं फास्ट ट्रैक पे, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी मैंने, और वैसे भी अगर आपने एप्लीकेशन में यहाँ केवल आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन अगर इन सारे क्वेश्चन का ऐसे लगभग 25 मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए है, और 25 मॉक टेस्ट यानी कि 2500 क्वेश्चन
25 बार अगर आप रियल टाइम में एग्जाम दे लेंगे तो 26वीं बार जब एग्जाम देंगे तो उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसी ने अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ऐसे वीडियो या आने वाले और भी वीडियोस देखने से पहले एप्लीकेशन में जाइएगा और वहां पर आप मॉक टेस्ट आप जरूर दें। रियल टाइम में 2 घंटे बैठकर 100 क्वेश्चन करेंगे, वही नेगेटिव मार्किंग के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे और जहां कहीं पर कंफ्यूजन है तो वहां पर आप ये वीडियो सॉल्यूशन देखें, उसके जरिए काम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुभ रात्रि।